हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे और इसके एप्लीकेशन को समझेंगे, इसका क्या क्या यूज होगा इसको समझेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। सपोज दैट एक रिएक्टेंट आर है जो किसी प्रोडक्ट पी में चेंज करता है और इस रिएक्टेंट आर का डी आर कंसंट्रेशन चेंज होता है डी टी टाइम में। रेट ऑफ रिएक्शन डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आर का पावर 1 रखेंगे और आर का पावर 1 मतलब आर के इक्वल हो जाएगा। तो आपको डी आर बाई डी टी इज रेट एंड आर अंडर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यू कैन राइट माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहां पर के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन है और डी आर बाई डी टी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं डी आर बाय आर, आर वाले टर्म को एक साथ कर लिए, इक्वल टू के इंटू डी टी। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर ये मिलेगा आपको एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब यहाँ पर एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी आ रहा है, जिसमें सी जो है वो क्या है, सी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस सी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यदि आप इस सी के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो t इक्वल टू 0 कर दीजिए, k इंटू टी 0 हो जाएगा और c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। लेकिन t का वैल्यू जब 0 करेंगे, इट मीन्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन टाइम इज नोटेड 0 एंड एट दैट टाइम 0 टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर नॉट। t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो शुरू में रहा होगा वह मान लेते हैं आर नॉट रहा होगा। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट रहा होगा। टी टाइम बीतने के बाद कंसंट्रेशन आर हो गया। टी टाइम पहले, इट मीन्स रिएक्शन शुरू होने के पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट के इक्वल है। हम लोग इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दें तो एल एन आर नॉट, एल एन आर हो जाएगा, आर का वैल्यू आर नॉट पुटअप कर देंगे, इक्वल टू माइनस के इंटू टी 0 है प्लस सी। तो c इक्वल टू आपको आ गया एल एन आर नॉट के इक्वल, c आ गया एल एन आर नॉट के इक्वल। तो आपको यहाँ पर एल एन आर इस c के वैल्यू को, इस c के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दें। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पर c इक्वल टू इतना, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 के वैल्यू को रख दें, हमें इक्वेशन मिलेगा एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी का वैल्यू एल एन आर नॉट। यानी कि आपको ये इक्वेशन जो मिल रहा है ये रिजेंबल करता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यदि x एक्सिस में टाइम ले लेते हैं और y एक्सिस में एल एन आर ले लेते हैं तो इसका प्लॉट इस तरह का मिलेगा, जिसमें स्लोप m के इक्वल होते हैं और m माइनस के है, नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट c के इक्वल होता है, c एल एन आर नोट के इक्वल है। यहाँ पर आपको ये एल एन आर नोट के इक्वल मिलेगा जब आप प्लॉट करते हैं एल एन आर का अगेंस्ट टाइम t, t टाइम का अगेंस्ट जब एल एन आर का प्लॉट करते हैं तो स्लोप मिलता है माइनस के, नेगेटिव स्लोप। वहीं आपको इंटरसेप्ट मिलता है एल एन आर नॉट। यदि हम लोग एल एन को लॉग बेस 10 के फॉर्म में बदल दें, एल एन को लॉग बेस 10 के फॉर्म में बदल दें, इस एल एन को लॉग बेस 10 के फॉर्म में चेंज कर दें, तो फिर क्या होगा,
क्योंकि आपको इक्वेशन है ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ln का मतलब होता है log बेस e, log बेस e को ln बोलते हैं। log बेस 10 के फॉर्म में इस इक्वेशन को बदलने के लिए हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लिखेंगे log बेस 10 r, log r ln r को लिखे हैं 2.303 log बेस 10 r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट हो जाएगा 2.303 log बेस 10 r नॉट। दोनों तरफ 2.303 है, हम इससे डिवाइड करते हैं इधर, तो आ गया log बेस 10 r इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस इसमें डिवाइड करने के बाद 2.303 से कट गया, ये आ जाएगा log बेस 10 r नॉट। यानी कि y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा ये इक्वेशन भी है। यानी कि जब आप इसका प्लॉट करोगे log बेस 10 r का प्लॉट, log बेस 10 r का प्लॉट जब t के अगेंस्ट करेंगे, log बेस 10 r का प्लॉट जब t के अगेंस्ट करेंगे तो स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 के इक्वल आएगा। तो यहाँ जो स्लोप आएगा, दिस स्लोप विल इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 एंड इंटरसेप्ट इज दिस log बेस 10 r नॉट। तो इंटरसेप्ट आपको मिलेगा log बेस 10 r नॉट के इक्वल। इंटरसेप्ट इज log बेस 10 r नॉट एंड स्लोप इज माइनस के अपॉन 2.303 व्हेन वी प्लॉट log बेस 10 r against t. This is the plot of log base 10 r against time t, and this is the plot of log r, it means ln r against t. यदि आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको एक नया इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करें, यदि हम लोग यहाँ log बेस 10 r माइनस log बेस 10 r नॉट पुटअप करते हैं, ये हो जाएगा माइनस के टी अपॉन 2.303। यानी कि जब हम लोग इस नेगेटिव साइन को हटाना चाहें, हम लिख सकते हैं log बेस 10 r नॉट माइनस log बेस 10 r इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। log बेस 10 r नॉट माइनस log बेस 10 r को हम लोग लिख सकते हैं log बेस 10 r नॉट बटे r इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। इट मीन्स आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। टी फाइंड करना है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट बिकम्स आर। तो टी निकालने के लिए आप लिखेंगे 2.303 बटे के log बेस 10 आर नॉट बटे आर। यह टाइम बता रहा है कितनी देर में आर नॉट अमाउंट आर के इक्वल हो जाएगा। और यदि के निकालना है रेट कांस्टेंट, तो 2.303 बटे टी log बेस 10 आर नॉट बटे आर के इक्वल बताएंगे। यह आपको के इक्वल है और ये टी के इक्वल है। टी रिप्रेजेंट टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट बिकम्स आर एंड के इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इस के को हम लोग रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं और टी को बोलते हैं टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स आर नॉट टू आर। तो आपको यहाँ पर टी जो है यह रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम आर नॉट टू आर। और के जो यहाँ पर है यह रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इस के को रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं
या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आप K का वैल्यू या T का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग टी हाफ। टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वह टाइम होता है जिस टाइम में इनिशियल अमाउंट हाफ हो जाता है। जितनी देर में इनिशियल अमाउंट रिएक्ट करके जितनी देर में इनिशियल अमाउंट का जो वैल्यू है वह हाफ के इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट रिएक्टेड हो जाएगा, हम लोग उस टाइम को क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं। तो टी हाफ इज टाइम इन विच initial amount or initial concentration becomes half। जितनी देर में इनिशियल अमाउंट हाफ हो जाता है आप उस टाइम को टी हाफ बोलते हैं। इनिशियल अमाउंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यदि हम लोग आर नॉट मान लें तो कंसंट्रेशन लेफ्ट after the time t half कितना हो जाएगा? आर नॉट बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको k इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इक्वल टू 2.303 बटे t log with 10 इंटू इनिशियल अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t दोनों पता है। तो आपको t का वैल्यू यहां पुटअप कर दीजिए t हाफ और आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और आर कंसंट्रेशन आफ्टर टी हाफ टाइम के बाद कंसंट्रेशन आर नॉट बाई 2 हो जाता है। हम लोग यहाँ पर आर नॉट अपॉन 2 पुटअप करेंगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 अपॉन टी हाफ ये हो जाएगा। यानी कि आपको के निकालना है तो 0.693 बाई टी हाफ कर देंगे, टी हाफ निकालना है तो 0.693 बाय के कर देंगे। तो आपको टी हाफ से के या के से टी हाफ दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन के द्वारा फाइंड हो सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे, टी हाफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगा? 0.693 अपॉन के फॉर रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड टी हाफ इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन। कितने देर में 50% ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड हो जाएगा या 50% ऑफ द रिएक्टेंट बचा रह जाएगा आफ्टर रिएक्शन, आप उस टाइम को क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। कंसंट्रेशन के चेंज करने से टी हाफ का वैल्यू चेंज नहीं करता है। यदि 1 ग्राम अमाउंट को हाफ ग्राम होने में 10 मिनट लग रहा है तो हाफ ग्राम अमाउंट को 1/4 होने में भी 10 मिनट ही लगेगा। यानी कि आपको इनिशियल अमाउंट ए है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान लेते हैं, तो ए को a/2 होने में जितना टी हाफ का वैल्यू होगा उतना ही टी हाफ का वैल्यू a/2 से a/4 होने में भी लगेगा। तो याद रखना है टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of initial concentration of the reactant। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टी हाफ का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। किस ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बाकी सारे ऑर्डर के लिए डिपेंड करता है बट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए। तो ए को a/2 होने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम a/2 को a/4 होने में भी लगता है। a/2 को a/4 होने में भी सेम टाइम लगता है। जितना टाइम
ए से a/2 होने में लग रहा है, उतना ही टाइम a/2 से a/4 होने में लग रहा है। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगले दिन बताएंगे आपको इसका कुछ एप्लीकेशंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं इन इक्वेशन से। और इसके बाद आपको इसके बाद के टॉपिक जैसे टेम्परेचर है, मॉलिक्यूलरिटी है, इन सबको डिस्कस किया जाएगा। आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो रेगुलर आपके पास तक पहुंच पाएंगे। ओके, थैंक यू।